हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन छात्रों के लिए जो 2026 में अपना मैट्रिक परीक्षा देंगे। मेरे बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम जो चैप्टर कराने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यानी चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में लगभग मेरे बच्चों 5-6 प्रश्न 100% हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। एक बात मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, अगर आप इस लेक्चर को ईमानदारी पूर्वक देख लिए, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सेम हो बहू यहीं से पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। मेरे बच्चों, इस जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम लोग 4 भागों में करने वाले हैं। पहला भाग में और दूसरा भाग में इनका जो थ्योरी प्रश्न है मेरे बच्चों उनको पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा भाग जो होगा मेरे बच्चों उनके लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न यानी लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्न जो होंगे उनको देखेंगे। वो भी उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद चौथा जो पार्ट होगा मेरे बच्चों इस चैप्टर का वो होगा आपके MCQ, यानी MCQ लगभग 2009 से लेकर या उनसे पीछे 2005 से लेकर 2025 तक जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सारे प्रश्न हम करेंगे। समझ रहे हैं मेरे बच्चों, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आप इस चैप्टर का ये 4 वीडियो ईमानदारी पूर्वक आप देख लिए, मैं गारंटी कहता हूँ कि इन 4 वीडियो को देखने के बाद किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इतना दावा के साथ कहता हूं कि इनसे बाहर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो मेरे बच्चों, हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का बहुत ही आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंद चीन क्या है इसके बारे में सबसे पढ़ेंगे। आपका मन में सवाल आएगा हिंद चीन है क्या। तो मेरे बच्चों, हिंद चीन दक्षिण पूर्वी एशिया का एक प्रायद्वीप क्षेत्र है। इसमें आज के वियतनाम कौन कौन पढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये जो है टोकिन जो है, लाओस है, ये पुराना नाम है मेरे बच्चों। इसके आज नए नाम है, क्या है इनको हम लोग देखेंगे। लाओस और कंबोडिया देश मिलकर आज के जो हिंद चीन कहा जाता है। समझ रहे मेरे बच्चों, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये शामिल है, यानी हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। हिंद चीन दक्षिणी पूर्व एशिया के प्रायद्वीप क्षेत्र है और इसमें आज के वियतनाम और लाओस और कंबोडिया देश शामिल होते हैं। मेरे बच्चों, ये लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र फैला हुआ है ये देश का। इनकी जो अगर हम क्षेत्र की बात करें, इसकी उत्तरी सीमा में म्यांमार एवं चीन को छूती है और दक्षिण में चीन का सागर और पश्चिम में मेरे बच्चों म्यांमार का क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद इसका हिंद चीन क्यों पड़ा नाम। देखिए मेरे बच्चों, हिंद चीन नाम पड़ने का पीछे रीजन ये है क्योंकि हिंद चीन में जो पहले था वो चीन का कुछ क्षेत्रों में शासन था और कुछ क्षेत्रों में मेरे बच्चों भारत का शासन था। और उसके वजह से वहाँ जो शासन करते थे, जो राजा का कब्जा था, और जिसके वजह से वहाँ हिंद चीन का क्या हुआ, जाति, रीति रिवाज, संस्कृति वो फैल गया, जिसकी वजह से वहाँ क्या देखने वाला, कुछ देशों पर चीन का कब्जा, संस्कृत का प्रभाव था, आप देखेंगे। उसके बाद कुछ देशों पर भारत यानी हिंदुस्तान का प्रभाव था, इसीलिए इसे हिंद चीन कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें चीन का प्रभाव था यानी चीन का कब्जा था, कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें भारत का प्रभाव था, जिसके कारण वहाँ हिंद चीन के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं मेरे बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश क्या होते हैं, हिंद चीन के अंदर आते हैं। और हिंद चीन को हिंद चीन क्यों कहा गया मेरे बच्चों, बताइए। क्योंकि वहाँ कुछ क्षेत्रों में चीन का कब्जा था और किस क्षेत्रों में किसका कब्जा था, भारत का, जिसके वजह से उसको हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। कब्जा होने के कारण साथ साथ क्या होगा मेरे बच्चों, वहाँ जो है भारत जहाँ क्षेत्र होगा भारत का रीति रिवाज संस्कृति फॉलो होगा, जहाँ चीन का कब्जा होगा चीन अपना वहाँ भारत वो अपना रीति रिवाज संस्कृति को वहाँ फैलाव या बढ़ावा देगा। इसी वजह से उस क्षेत्र का नाम हिंद चीन के नाम से जाने लगा। चलिए अगला हम पढ़ेंगे चीन का प्रभाव कहाँ कहाँ था, इसको पढ़ेंगे। वियतनाम के मेरे बच्चों, वियतनाम के तोकिन और अन्नाम प्रांतों पर किसका कब्जा था, चीन का कब्जा था। कहाँ मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछे चीन का कब्जा कहाँ कहाँ था मेरे बच्चों, ये वियतनाम के तोकिन और अन्नाम के प्रांतों पर। यहाँ अगर आप मैप देखेंगे तो मेरे बच्चों यहाँ समझ में आ जाएगा, ये तोकिन क्या है, तोकिन और अन्नाम, इसमें किसका कब्जा था मेरे बच्चों, चीन का कब्जा था। किसका कब्जा था मेरे बच्चों, यहाँ जो है यहाँ किसका कब्जा था, इसमें यहाँ चीन का कब्जा था। अन्नाम और तोकिन आज इसी को वियतनाम के नाम से जाना जाता है। क्या मेरे बच्चों, ये जो है तोकिन और अन्नाम पर किसका कब्जा था, पहले चीन का, इसी को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, वियतनाम में। ये जो लाओस है और कंबोडिया है, इसमें किसका कब्जा था मेरे बच्चों, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए अगला देखते हैं मेरे बच्चों।
यहाँ इसका हिंद चीन का नाम समझ गए। उसके बाद हिंचित का प्रभाव तोकिन वियतनाम तोकिन अन्ना प्रांतों पर था। जबकि चीन के मजबूत शासक होते, जब चीन का मजबूत शासक होता इन इलाकों पर कब्जा कर लेते। जब चीन की सत्ता कमजोर होती तो फिर बच्चों क्या करते, इस क्षेत्र को आज़ाद छोड़ देते। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है फिर बच्चों, आज़ाद, यानी इस क्षेत्र को आज़ाद। जब कमजोर पड़ता चीन का सत्ता क्या होता फिर बच्चों, कमजोर पड़ता, तो यहाँ क्या करते, इस क्षेत्र को आज़ाद छोड़ देते। जब चीन मजबूत होता तो इस क्षेत्र के इलाकों क्या करते, अपना कब्जा में कर जाते, यानी अपना इसमें प्रभुत्व स्थापित कर लेते। चलिए अगला देखते हैं, चीन के बावजूद, यानी चीन के बावजूद वियतनाम की अपनी पहचान क्या क्या थी। चले, वियतनाम की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखा, यानी चीन का वहाँ कब्जा होने के बावजूद भी वियतनाम जो है अपनी भाषा और लिपि संस्कृति को बनाए रखा। और वहाँ जो बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस के विचारों का प्रभाव था, किसका, बौद्ध धर्म और कम्युनिस्ट के विचारों का क्या था मेरे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकता है। जो वियतनाम था वहाँ किसका ज़्यादा प्रभाव था, यानी बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस विचारों का प्रभाव था। उसके बाद भारत का प्रभाव कहाँ कहाँ था, इसको बारे में पढ़ें। भारत का प्रभाव कहाँ कहाँ था मेरे बच्चों, भारत का प्रभाव था आपका लाओस और कंबोडिया पर भारत की संस्कृति का असर था, यानी यहाँ इसके वजह से इसीलिए हिंद चीन को, यानी भारत का कहाँ था, लाओस और कंबोडिया पर। उसके बाद चीन का वियतनाम पर, कहाँ पर, वियतनाम। वियतनाम को पुराना किस नाम से जाने जाते हैं, अन्नाम और मेरे बच्चों फटाफट बताइए, तोकिन, अन्नाम और तोकिन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, कंबोज राज्य, यानी कंबोडिया पर भारतवंशी शासकों ने राज किया था। कंबोज यानी कंबोडिया पर क्या किया था, भारत के जो राजा थे वो वहाँ क्या किए थे मेरे बच्चों, कब्जा किए थे। यहाँ भारतीय देवी देवता और मंदिर परंपरा को देखने को मिली, यानी कंबोज या कंबोडिया पर भारतीय के जो पूजा करने के लिए जो भगवान होते थे, जो देवी देवता होते, उनका क्या मेरे बच्चों यहाँ मंदिर और परंपराएं देखने को मिलती थी कंबोज पर। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अंकोर वाट का मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट है, वीवीआई प्रश्न है। यह 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, कौन पे बच्चों, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा ये अंकोर वाट मंदिर बनाया गया था। मेरे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे हिंदू मंदिर में से एक है। क्या बच्चों, ये दुनिया का सबसे बड़े मंदिर है। फिर बच्चों दुनिया का, विश्व का, यानी विश्व की, दुनिया की बात करें, दुनिया की सबसे बड़े मंदिर का नाम क्या है, अंकोर वाट मंदिर। इस मंदिर को कौन बनाया था फिर बच्चों, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। याद रखिएगा, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ये मंदिर का निर्माण कर रहा था। मंदिर का नाम था अंकोर वाट मंदिर, और ये मंदिर विश्व का सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और कंबोज का पतन, कंबोज का 16वीं शताब्दी के कंबोज राज्य कमजोर हो गया था आंतरिक झगड़ों की वजह से, अपने आप या अपनी घरेलू वजह से, गृह युद्ध के वजह से, घरेलू मामले की वजह से इसका क्या हो गया, पतन हो गया कंबोज का प्रिय बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी का प्रभुत्व। आपके एक सवाल पूछे जाते हैं, फ्रांस यानी हिंद चीन में सबसे पहले व्यापारी पहुंचने वाले यानी किस देश के थे मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। यानी व्यापारिक और कंपनी का आगमन फ्रांस का प्रभुत्व, कैसे वहाँ हिंद चीन में व्यापारी कंपनियों का आगमन हुआ और फ्रांस कैसे वहाँ अपना प्रभुत्व यानी अपना सत्ता काबिज किया, अपना कब्जा किया, इसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मेरे बच्चों, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज किया। कौन क्या था मेरे बच्चों, आपको पता होगा, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग का, ये है आपका मेरे बच्चों यूरोप था, यहाँ आपका दक्षिण अफ्रीका था, यहाँ आपका भारत था मेरे बच्चों। क्या हुआ था, यहाँ से उन्होंने 1400 मेरे बच्चों 1498 ईस्वी में यहाँ से निकलने के बाद मेरे बच्चों ये जो है उत्तम आशा अंतर्द्वीप यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ एक भारतीय मूल के जो निवासी थे अब्दुल मजीद साहब, यहाँ व्यापारी करते थे, उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि यहाँ के बाद इनको भारत का मार्ग पता नहीं था और उन्होंने हेल्प किया। और हेल्प पहुँचने के बाद यहाँ केरल में उन्होंने रास्ता बताया कि आपको जाना है, एक जगह है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। वो बंदरगाह पहुंचा केरल में। उस बंदरगाह पर पहुंचने के बाद मेरे बच्चों वहाँ के जो राजा थे जमरीन साहब, वो उनका स्वागत किया, इनकी हेल्प यानी मदद कौन किया, अब्दुल मजीद साहब। उसके बाद यहाँ व्यापार किए, फिर यहाँ के बाद फिर उन्होंने समुद्री मार्ग का श्रेय जो जाता है मेरे बच्चों भारत आने का और समुद्री मार्ग का खोज, तो इसको किसका जाता है, वास्को डी गामा का। चलिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आने का भी समुद्री मार्ग का खोज किया। उसके बाद फिर वहाँ जो समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था, वियतनाम में उन्होंने किया, यानी हिंद चीन में। चलिए अगला पढ़ते हैं। सवाल आपको ये भी पूछता है कि भारत आने के क्रम में वास्को डी गामा का मदद कौन किया था समुद्री मार्ग
का रास्ता बताने में। तो अब्दुल मजीद कहाँ के थे? भारतीय थे। कहाँ रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ अपना व्यापार करते थे। और आप लोग ये कमेंट करेंगे उत्तम आशा अंतर्द्वीप की खोज किसने की थी और कब की थी? इसको कमेंट में 100% आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो 9th आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, यानी ये सवाल 9th का है। अब देख लेते हैं कि आप लोग कितना प्रीवियस बात को याद रखते हो। चलिए, इसके बाद भारत दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए यूरोपीय देशों, क्या बच्चों, यूरोपीय देशों में आना शुरू किया। इसके बाद जो है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में जो व्यापार करने के लिए यूरोपीय देश आना शुरू किया। भारत के बाद फिर दक्षिण पूर्व एशिया में भी लोग जो है यूरोप के लोग अपना व्यापार जो धंधा है वो शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रिय बच्चों कौन कौन सी कंपनियां आई थी, इनके बारे में सबसे हम लोग देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पुर्तगाल सबसे पहले कब आया? 1510 ईस्वी में मलक्का के व्यापार केंद्र बनाया। कहाँ बनाया था? मलक्का पर अपना व्यापार केंद्र बनाया। फिर स्पेन आए व्यापार के लिए। फिर डच, यानी जो से आज हॉलैंड के नाम से व्यापार के लिए आए। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 16 ईस्वी में इसको भारत भेजा गया। प्रिय बच्चों, भेजने वाले क्या था प्रिय बच्चों? एलिजाबेथ प्रथम ने, महारानी जो थे इंग्लैंड, वो 15 वर्ष के लिए भारत को भेजा। फिर ये 15 वर्ष था जो एग्रीमेंट था, ये ज़्यादा दिन नहीं चला। फिर उसके बाद इसमें संशोधन हुआ। इसको हम लोग अगले क्लास में, हम लोग जब 12th में जाएंगे, इसको बारीकी से पढ़ेंगे। यहाँ जो काम का है उसको देखेंगे। उसके बाद फ्रांस लास्ट में जो है, ये फ्रांस आए, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक कब्जा भी किया। कब्जा चाहता था, क्या चाहता था? फ्रांस जो चाहता था व्यापार के साथ साथ वो राजनीतिक कब्जा भी चाहता था। कहाँ पर? हिंद चीन में। क्योंकि पता होगा प्रिय बच्चों, बाकी देश में जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और डच और पुर्तगाल ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली था। फ्रांस का वहाँ नहीं चल पाने के कारण उन्होंने हिंद चीन को अपना क्या किया? व्यापारिक केंद्र बनाया। और व्यापारिक केंद्र बनाने का मकसद यही था कि वो लोग इनसे क्या करें? मुकाबला कर सके। इसका मकसद इसीलिए था, इसीलिए हिंद चीन को अपना ये एक तरह का कब्जा किया और वहाँ व्यापार शुरू किया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी गतिविधियों कब तेज हुई। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी जो गतिविधि है, फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर कैसे अपना कब्जा को और बढ़ाना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन पहुंचे। कौन प्यारे बच्चों? यही जो है, यही पादरी और व्यापारी, दो ही व्यक्ति तो मिलकर भारत को 200 साल तक गुलाम रखा। प्यारे बच्चों, यही पादरी और व्यापारी लोग ही भारत आए व्यापार करने के, और पादरी लोग अपने इधर उधर करने के बहाने से फिर लोगों को डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करने के बाद क्या किया? फिर यहाँ गुलाम बनाने लगे, अपने जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इसी बहाने से फिर देश के हालात को ख़राब किए, जिसके वजह से फिर वहाँ को उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद अपना कब्जा किया, कब्जा करने के बाद अपना सत्ता स्थापित कर लिया। तो अगला हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हुआ। 1747 ईस्वी में फ्रांस ने अन्नाम यानी वियतनाम के हिस्सा को विशेष रुचि दिखाया। यानी किस क्षेत्र पर? 1747 पूछेगा। 1747 में फ्रांस किस क्षेत्र पर अपना रुचि का यानी रुचि दिखाया? तो याद रखिएगा अन्नाम, ये किस क्षेत्र का? वियतनाम का है। किसका है? वियतनाम का हिस्सा है प्यारे बच्चों। 1747 ईस्वी में, कब? 1747 अन्नाम में अपना क्या दिखाया? रुचि दिखाया। फिर 1787 ईस्वी में कोचीन चीन, क्या है प्यारे बच्चों? कोचीन चीन के राजा से फ्रांस की एक मीटिंग हुई, संधि हुई। ठीक है, कब? 1787 ईस्वी में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया। क्या बच्चों? उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया, यानी जो अपने क्षेत्र पर कब्जा करने का। 1862 ईस्वी में कोचीन चीन फ्रांस के सैन्य बल पर कब्जा कर लिया। फिर 1863 कंबोडिया पर फ्रांस ने संरक्षण में ले लिया, वो अपने अधिकार उसमें कर लिया। प्यारे बच्चों, अपना कब्जा कर लिया। 1883 में तोकीन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हो गया, उसमें आना शुरू हो गया। और 1700, यहाँ जो तोकीन है प्यारे बच्चों, आपकी किताब में लिखा हुआ है 1783। फिर अगर आप नेट वगैरह में सर्च करोगे तो यहाँ आपको 1883 मिलेगा, पर आपको याद रखना है आपकी किताब के अनुसार 1783 इसमें। क्या प्यारे बच्चों? 1783 इसमें, क्योंकि 1863 के बाद जो घटना हुई तोकीन हुआ। तोकीन 1863 के बाद 1883 होनी चाहिए, पर आपकी किताब SCRT में 1783 है। यानी आपको अगर ऑप्शन भी अगर MCQ में आ जाए तो फिर बच्चों आपको इसी को टिक करना है। फ्रांसीसी सेना कब कब्जा की? 1783 में। और 1884 में अन्नाम में फ्रांस अधिकार कर लिया। 1884 में क्या किया फिर बच्चों? अन्नाम ने
अधिकार नाम पर अधिकार कर लिया फ्रांस। उसके बाद 1904 में लाओस में फ्रांसीसी क्या कर दिया, उपनिवेश बना लिया। कौन पे बच्चों, उपनिवेश बना लिया। क्या कर लिया, उपनिवेश बना लिया। 1904 में लाओस पर उपनिवेश बनाने। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे 20वीं सदी की शुरुआत तक पूरे हिंद चीन में फ्रांस अपना अधीन कर लिया, यानी पूरे हादी अपना कब्जा कर लिया 20वीं शताब्दी तक। याद रखिएगा हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, कब कब्जा किया, 1904 में लाओस में, 1904 में अन्नाम में, 1883 की जगह आपको 1783 भी याद रखना है क्योंकि आपकी किताब में 1863 में कंबोडिया में, 1867। इस तरह आते आते उन्होंने 20वीं सदी तक की शुरुआत में पूरे हिंद चीन में अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार यानी जमा लिया। चलिए उसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का उद्देश्य, यानी फ्रांसीसियों का जो उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश बनाने का उद्देश्य, मकसद क्या था, इनको पढ़ेंगे इस पॉइंट को। चलिए क्या है प्रिय बच्चों, ब्रिटिश और डच कंपनियों ने व्यापारिक मुकाबला करना। क्या करना, व्यापारिक मुकाबला करना। क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस किनसे मुकाबला करना चाहता था, ब्रिटिश, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपनिवेश बना लिया था, और डच ये दोनों ज़्यादा अपना क्या क्या था, व्यापारिक जगह बना लिया था, अपना व्यापार करने का ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इनसे मुकाबला करने के लिए इनका उद्देश्य था कि ये भी ज़्यादा देशों में क्या करे, अपने उपनिवेश बनाए। भारत और चीन में फ्रांस कमज़ोर पड़ रहा था, यानी भारत में क्योंकि ब्रिटिश का सत्ता था, डच लोग का चीन में वगैरह, इसी वजह से वहाँ कमज़ोर पड़ रहा था फ्रांस। इसीलिए वह हिंद चीन को क्या सुरक्षित आधार बनाया। वो अपना हिंद चीन को क्या किया, अपना कब्जा करने के लिए एक पॉइंट बनाया। कहाँ पर, हिंद चीन में। हिंद चीन को फ्रांस सामरिक और व्यापारिक केंद्र बनाया। मेरे बच्चों हिंद चीन को ही अपना व्यापारिक और सामाजिक और राजनीतिक सारा केंद्र बनाया वो उन्होंने। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी जो हम पढ़ाए होंगे। महत्वपूर्ण रिवाइजिंग पॉइंट है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज की। मलक्का पर 1510 में पुर्तगालियों जो है वो अपना केंद्र बनाया। ठीक है, फ्रांस ने ही हिंद चीन में राजनीतिक प्रभुत्व कायम किया। क्या उनके अपने बच्चों, फ्रांस ने 20वीं सदी की शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन में क्या किया, फ्रांस ने अपना कब्जा कर लिया। कौन प्रिय बच्चों, फ्रांस ने अपना कब्जा कर लिया। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस पॉइंट हिंद चीन में राष्ट्र आंदोलन को हम लोग कल देखेंगे, यानी पार्ट कल में इसको पूरे कंप्लीट कर देंगे। अगर आप हमारे सुपर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री एक भी पैसा नहीं लगेगा प्रिय बच्चों, उसके लिए यूएस क्लास को सब्सक्राइब करना है। ठीक है प्रिय बच्चों, उसके बाद फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सुपर कोर्स यानी सुपर कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, नंबर नोट कीजिएगा ये। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलर जर्नी पूर्णिया, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। ये है आपका नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सुपर बैच में यानी सुपर कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे स्कॉलर जर्नी पूर्णिया के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और डाउनलोड कीजिए यूएस क्लास के एप्लीकेशन, जाइए प्ले स्टोर में। तो प्यारे बच्चों, हिंद चीन के राष्ट्रवाद पार्ट 1 में हम लोग इतना पढ़ चुके। हिंद चीन का जो नाम है, क्यों हिंद चीन पढ़ा, क्योंकि आपको पता होगा हिंद चीन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि किसी क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में चीन का कब्जा था, कुछ क्षेत्र में किसका, भारत, जिसके वजह से वहाँ का जो नाम पड़ा हिंद चीन। और हिंद चीन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं प्रिय बच्चों, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में MCQ में पूछे जाते हैं। और अंकुरवाट का मंदिर किसने निर्माण किया, अंकुरवाट का मंदिर किसने बनाया प्रिय बच्चों, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कब बनाया था प्रिय बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा, कहाँ बनाया था प्रिय बच्चों, और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है या नहीं, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा प्रिय बच्चों। अन्नाम और तौकीन, उसके बाद कंबोडिया पर फ्रांस कब कब्जा किया, इसके बारे में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि हमने जो पॉइंट आपको समझा है उसको बेशक आपने याद कर लिया होगा, और अच्छे से एक बार दो बार और भी देख लीजिएगा, और ये सारा चीज़ आप नोट बना लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक और इंस्टाग्राम और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में आपको इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे प्ले स्टोर में जाइए, यूएस क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक।